नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कस इंडिया न्यूज। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले कि 2024 के लोकसभा चुनाव कि जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, लोग की धड़कनें तेज हो रही हैं। आखिर किसके सर सजेगा ताज? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, या फिर क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगी कुर्सी, या फिर गठबंधन या राहुल गांधी या किसके खाते में जाएगी 2024 की सीटें? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग बात करने वाले बीजेपी को लेकर। तो बता दें कि बीजेपी सरकार जो कि 2014 से लगातार सत्ता में काबिज है, तमाम उतार चढ़ाव के बीच सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी बीच अब 2024 के चुनाव होने की मतलब तारीख निकट आती जा रही है, जिसको लेकर अब देखना ही है कि आखिर बीजेपी सरकार का कैसा माहौल रह सकता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई थी उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहली चीज उन्होंने शुरू की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2022 को हरियाणा के पानीपत से शुरुआत की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि एक बच्चे के जन्म होने पर उसके जन्मोत्सव पर 5 पेड़ों को जरूर लगाएं। इसका दूसरी थी जनता को मिली जेएएम की एक सुविधा मिली थी, जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार और एम फॉर मोबाइल। छोटी बचत के लिए जनधन खाते खुलवाए गए थे, जो कि काफी हद तक कारगर साबित हुए। उसके अलावा आधार कार्ड योजना भी काफी चली। इसका तीसरा लोग बात करते हैं कि उन्होंने आदर्श ग्राम योजना यानी गांव के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना भी शुरू की थी, जो कि 11 अक्टूबर 2014 को जिसकी शुरुआत की गई थी। उसके अलावा हम आपको बता दें कि इस आदर्श गांव की जो परिकल्पना को यथार्थ करने के लिए उन्होंने जो महात्मा गांधी का सपना था उसको पूरा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। चौथा, उन्होंने एक और शुरू किया था, उद्यमियों ने बिजनेसमैन को प्रगतिशील यानी और प्रोग्रेस करने के लिए यानी देश में मतलब बिजनेस को डेवलप करने के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की थी, जिसका नाम रखा था मेक इन इंडिया। यानी कि हम लोग पहले कुछ चीजों को विदेशों पर निर्भर करते थे कि जो भी चीज आएगी मोस्टली कि मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, हम लोग देखते थे और ये कॉमन था। मगर अब वक्त बदल चुका है और आज हम इन चीजों को देखते हैं कि जहां पर अधिकतर हमारे यहाँ पर चीजें मेड इन इंडिया देखने को मिलती है। इस योजना को अब इन्होंने शुरुआत की गई थी। उसका उन्होंने एक और योजना शुरू की थी, एक और उनकी परियोजना शुरू की थी, जिसका नाम था नमामि गंगे योजना। पवित्र नदी, भारत की जो पवित्र नदी गंगा, उसको मतलब स्वच्छ करने की, उसको स्वच्छता के 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी। मगर उदासीनता के चलते इसका पूरे तरीके से मतलब वो कारगर साबित नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की उदासीनता शामिल रही। उसके अलावा उन्होंने बिजली और गैस के लिए उन्होंने बिजली के लिए निःशुल्क कनेक्शन जो थे शुरू कराए थे। और इसके अलावा उन्होंने देश के जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी वहां बिजली पहुंचाने का काम भी किया। अगर हम बात करें गैस के कनेक्शन की, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना लागू करके गैस के कनेक्शन निःशुल्क वितरण कराए और उसका लाभ आज भी मिल रहा है, जहां पर त्योहारों पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारी सुविधाएं दी जा रही हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। अगर हम लोग बात करते हैं आगे की, देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी गति मिली है। नेक्स्ट, संघवाद को बढ़ाया, देश के राज्यों और सीमाओं पर उन्होंने मजबूती की। इसके अलावा स्वच्छ भारत, उन्होंने एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान भी चलाया। आप बता दें कि महात्मा गांधी का संदेश था कि सफाई को रखा जाए। उन्होंने इसी को 2 अक्टूबर को लागू किया था और स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत उन्होंने की, जिसमें के साथ करोड़ों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली और आज भी जगह जगह लोग स्वच्छता करने में नहीं चाहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में भी पहचान दिलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने योग दिवस को पूरे दुनिया में पहचान दिलाई है। पहले लोग योग को मतलब इतना मतलब उसको लाइटली लेते थे, योग से लोग परहेज करते थे। मगर आप देख सकते हैं कि आज दुनिया योग की ओर आकर्षित हुई है और योग जो है दुनिया में पॉपुलर हो चुका है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक और मतलब इनके द्वारा योजनाओं को लेकर। तो बता दें कि पाकिस्तानी और म्यांमार की सीमाओं में घुसकर आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। यह भी केवल बीजेपी सरकार में हुआ। उसके बाद बता दें कि आज विदेशों में भारत के नाम का डंका बज रहा है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। उसके बाद सबसे बड़ी जो उपलब्धि अगर मैं कहूं मोदी जी की और देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की, तो वो है श्री राम मंदिर अयोध्या। आपको बता दें कि पिछले लगभग 500 सालों से अयोध्या का मंदिर लटका हुआ था। उसमें केवल मतलब तारीखें पड़ रही थी, कहा जाता उसका कोई भी क्लियर नहीं था, लोग परेशान थे। लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ और राम मंदिर बन रहा है और बहुत जल्द उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की भी तैयारी चल रही है।
इसके अलावा हम आपको बता दें कि राम मंदिर जो अयोध्या का है उसको मोदी जी के एक आह्वान पर करोड़ों रुपए का चंदा दान में आ गया था, जिससे कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यह बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब देखना यह कि क्या भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम बीजेपी सरकार की नैया पार लगाएंगे। उसका बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, कहा जाता है कि पहले लोग जो नेता थे कहा करते थे कि अगर जम्मू कश्मीर में लगी 370 धारा के साथ छेड़छाड़ की गई या उसे हटाने की कोशिश की गई तो खून की नदियां बह जाएंगी और यह बहुत ज्यादा मुश्किल भरा फैसला होगा। मगर बीजेपी की सरकार ने एक कठोर कार्रवाई मतलब एक कड़ी प्रक्रिया के तहत धारा 370 को हटा दिया। वहां पर खून की नदियां बहाना तो छोड़ो कि उसने हिंसा भी नहीं होती और दूसरा पत्थरबाजी पर काफी हद तक लगाम लगी है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं कि और भी बहुत सारे मुद्दे जिन पर बात की जा सकती है, मगर अब हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिनमें बीजेपी सरकार की फजीहत भी हुई है। ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार की सभी योजनाएं सफल हुए, उनमें कुछ ऐसी भी हैं जिनमें उसकी फजीहत भी हुई है, जिनमें समाज दो भागों में बटा हुआ, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएए बिल को लेकर। जब सरकार ने सीएए बिल लाने की बात की तो पूरे भारत के अंदर जहां तहां धरना प्रदर्शन किए गए। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों प्रदर्शन चला, धरना प्रदर्शन चला और आखिरकार सरकार ने उसको वापस ले लिया। लेकिन इस पर भी भारत का समाज दो भागों में बट गया। एक लोग जो इस धरना प्रदर्शन के पक्ष में थे और दूसरे वो लोग जो इस धरना प्रदर्शन के विपक्ष में थे। वो चाहते थे कि सीएए को लागू होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन में दिल्ली में महीनों आंदोलन चला, जिनको कांग्रेस ने यानी शाहीन बाग में जो सीएए के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ था और जो किसानों का प्रोटेस्ट था, कांग्रेस ने उसको हवा देने की बहुत कोशिश की और हवा पूरी तरीके से दी हुई। सभी विपक्ष के नेता उनमें जाकर किसान नेताओं के साथ या फिर शाहीन बाग में जो उसके मतलब प्रदर्शनकारी थे उनके साथ में खड़े हो रहे थे, उनके पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे। नतीजा क्या निकला? दोबारा बीजेपी की सरकार फिर सत्ता में काबिज हो गई। नोटबंदी की अगर बात किया तो नोटबंदी में भी सरकार को काफी मतलब फजीहत झेलनी पड़ी थी। विपक्ष ने काफी इसको बुरा भला कहा था, लेकिन फिर भी नोटबंदी करने के बाद भी बीजेपी की सरकार मतलब बीजेपी की अब बम्पर जीत हुई थी और बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता पर काबिज हुई। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि बात करने वाले हम 2024 को लेकर। देखिए, जैसा कि मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ, जैसा कि जनता के अंदर माहौल चल रहा है, जैसा कि भारत के अंदर माहौल चल रहा है, अगर उस हिसाब से देखा जाए, अगर सरकार की बीजेपी की नीतियों को लेकर देखा जाए तो भारत का जो समाज है लोगों पर दो पक्ष में बटे हुए हैं। एक तो जो बीजेपी को किसी भी कीमत पर वोट देने को तैयार है, जो कि बीजेपी की हर मतलब नीति के पक्ष में खड़े रहते हैं, और जबकि दूसरे वो लोग हैं जो हर तरीके से बीजेपी के विरोध में खड़े रहते हैं। और जो लोग बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं उनके लिए कांग्रेस, सपा और जो भी अन्य पार्टियां वो पूरी तरीके से समर्थन में लग जाती हैं। अगर हम इसी बात को देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी में मोदी की लोकप्रियता पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ी है और 2024 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आने की पूर्ण बहुमत से प्रबल संभावना है। बाकी आगे जनता जनार्दन है, वोट आपको डालना है, मतदाता आप में, किसको वोट देना है आप पर निर्भर करता है। हम यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग केवल एक जानकारी लेकर आए जहां पर हमने पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाया है। तो कृपया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।